दोस्तों, जिस पल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मंच पर यह घोषणा की कि भारत पर लगाया गया 25% भारी भरकम टैरिफ अब घटाकर 18% किया जा रहा है, उसी क्षण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अदृश्य गलियारों में हलचल मच गई। जैसे किसी शतरंज की बिसात पर अचानक राजा ने ऐसी चाल चल दी हो जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। क्योंकि यह फैसला सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता की हार थी जो दशकों से भारत को एक दबाव में झुक जाने वाली अर्थव्यवस्था मानती आई थी। और यही वजह थी कि इस घोषणा के साथ ही दुनिया के पावर सेंटर्स में बैठे रणनीतिकारों की भौहें तन गईं। विश्लेषक अपने नोट्स पलटने लगे और राजधानियों में बंद कमरों के भीतर नए समीकरण गढ़े जाने लगे। क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति का यूं नरम पड़ना अपने आप में एक संदेश था, एक चेतावनी भी और एक स्वीकारोक्ति भी कि भारत अब वही भारत नहीं रहा जिसे टैरिफ, प्रतिबंध या धमकियों से अपनी लाइन पर लाया जा सके। और इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें पिछले 13 महीनों में छिपी थीं, जब अमेरिका ने एक के बाद एक आर्थिक हथियार निकालकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। पहले 10% बेसलाइन टैरिफ, फिर अचानक उसे 26% तक बढ़ा देना, उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान और फिर उस पर भी अतिरिक्त टैक्स जोड़कर लगभग 50% का बोझ लाद देना। मानो संदेश साफ हो, या तो भारत झुके या फिर आर्थिक चोट सहने को तैयार रहे। और उस वक्त दुनिया के कई देशों को लगा था कि भारत शायद बैकफुट पर जाएगा, शेयर बाजार हिलेंगे, उद्योग जगत घबराएगा और सरकार किसी न किसी तरह समझौते की मेज पर कमजोर स्थिति में बैठेगी। लेकिन कहानी ने वहीं से ऐसा मोड़ लिया जिसकी पटकथा शायद वॉशिंगटन में भी किसी ने पूरी तरह नहीं पढ़ी थी। क्योंकि भारत ने न तो गुस्से में बयानबाजी की, न ही जवाबी धमकियों का शोर मचाया और न ही जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाया जो भविष्य में उसकी ही रणनीति को कमजोर कर देता। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह रास्ता चुना जो अनुभवी रणनीतिक खिलाड़ी चुनते हैं, खामोशी, धैर्य और सटीक समय पर चली जाने वाली चालों का रास्ता। और इसी खामोशी के भीतर असली हलचल चल रही थी। क्योंकि जब अमेरिका खुले मंच से दबाव बना रहा था, उसी वक्त भारत पर्दे के पीछे दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों के साथ अपने रिश्तों की नई बुनियाद रख रहा था। यूरोपियन यूनियन के साथ लंबे समय से अटके व्यापारिक मुद्दों पर नई बातचीत शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रफ्तार अचानक तेज हो गई थी। ओमान और खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के नए समझौते साइन हो रहे थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कृषि और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग की जमीन तैयार हो रही थी। और यह सब ऐसे समय में हो रहा था जब वैश्विक अर्थव्यवस्था खुद अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। लेकिन भारत इस अनिश्चितता को अवसर में बदलने की तैयारी कर चुका था। भारतीय निर्यातकों के लिए नए रास्ते खुल रहे थे, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन तेज हो रहा था और चीन+1 रणनीति के तहत कई मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखने लगी थीं। और यहीं से सस्पेंस गहराता चला गया, क्योंकि अमेरिका के भीतर भी यह सवाल उठने लगा था कि जिस भारत को आर्थिक दबाव में लाकर झुकाने की योजना बनाई गई थी, वह भारत क्यों और कैसे और ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। अमेरिकी उद्योग जगत, खासकर टेक और रिटेल सेक्टर को यह महसूस होने लगा था कि ऊंचे टैरिफ का सीधा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। सप्लाई महंगी हो रही थी, मुनाफा घट रहा था और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ रहा था। और इस बीच भारत अपने घरेलू मोर्चे पर भी चुपचाप सुधारों की गति तेज कर रहा था। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को नया बल दिया जा रहा था। सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस तक में आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत की जा रही थी। और यही वह बिंदु था जहां अमेरिका की रणनीति में पहली दरार दिखाई देने लगी। क्योंकि दबाव की राजनीति तब तक ही काम करती है जब तक सामने वाला विकल्पहीन हो। लेकिन भारत ने विकल्पों की पूरी एक श्रृंखला तैयार कर ली थी। और जैसे जैसे महीने बीतते गए, वैश्विक आंकड़े एक अलग ही कहानी सुनाने लगे। भारत का निर्यात कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगा। विदेशी निवेश का प्रवाह स्थिर बना रहा और कई सेक्टर्स में तो बढ़त भी दिखने लगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भारत से जुड़े टैरिफ विवाद पर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही, क्योंकि चुनावी माहौल में ट्रंप प्रशासन के लिए यह सवाल अहम होता जा रहा था कि क्या आक्रामक टैरिफ नीति वाकई अमेरिका के हित में है या फिर यह एक ऐसा दांव साबित हो रहा है जो उल्टा पड़ सकता है। और यहीं से पर्दे के पीछे बातचीत का दौर शुरू हुआ, जहां कूटनीति की भाषा में शब्द कम और संकेत ज्यादा होते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि वह बराबरी के स्तर पर बातचीत करेगा, किसी दबाव में नहीं। और यही बात अमेरिका के लिए नई थी, क्योंकि दशकों से वह जिस टेबल पर बैठता था वहां शर्तें वही तय करता था। लेकिन इस बार सामने बैठा देश शांत था, आत्मविश्वासी था और किसी भी कीमत पर जल्दबाजी करने को तैयार नहीं था। और धीरे धीरे अमेरिका को यह एहसास होने लगा
कि अगर भारत के साथ रिश्तों में खटास बढ़ी तो उसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति, चीन को संतुलित करने की कोशिशें और वैश्विक भू राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित होंगे। और यही वह दबाव था जो अब भारत नहीं बल्कि अमेरिका महसूस कर रहा था। अंततः वह दिन आया जब टैरिफ घटाने का ऐलान किया गया और दुनिया ने इसे एक आर्थिक रियायत के तौर पर देखा। लेकिन असल में यह एक कूटनीतिक स्वीकारोक्ति थी कि भारत अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसे नजरअंदाज करना या दबाव में लाना आसान नहीं रहा। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सस्पेंस यही था कि भारत ने बिना शोर किए, बिना टकराव बढ़ाए और बिना किसी आक्रामक मुद्रा के यह संदेश दे दिया कि नई विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका अब निर्णायक होने वाली है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सिर्फ टैरिफ घटने की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर, समय की नब्ज पहचान कर और सही वक्त पर चाल चलकर वैश्विक राजनीति की बिसात पर अपनी जगह और मजबूत कर चुका है। और आने वाले दिनों में यह देखना बाकी है कि इस खामोश लेकिन गहरी रणनीति के अगले अध्याय में दुनिया को कौन सा नया मोड़ देखने को मिलता है। अमेरिका को शायद यह सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बहुत देर से समझ आई कि जिस भारत को वह टैरिफ, दबाव और कूटनीतिक सख्ती के जरिए कमजोर करने निकला था, वही भारत चुपचाप, धैर्यपूर्वक और बेहद योजनाबद्ध तरीके से एक वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक धुरी तैयार कर रहा था। और जब तक वॉशिंगटन को असल तस्वीर दिखी, तब तक हालात पूरी तरह पलट चुके थे। शुरुआत में अमेरिकी नीति निर्माताओं को लगा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजार के बिना ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, कि भारतीय निर्यातक घुटनों पर आ जाएंगे और अंततः दिल्ली को झुककर समझौते की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन यह आकलन पूरी तरह सतही और अहंकार से भरा हुआ था। भारत ने न तो कोई आक्रामक बयानबाजी की, न ही सार्वजनिक मंचों पर अमेरिका को घेरने की कोशिश की, बल्कि उसने चुपचाप अपने विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए। यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक रिश्तों को नई गति दी गई। स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा मिला, सप्लाई चेन का विविधीकरण हुआ और घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों को जमीन पर उतारने का काम तेज हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में हालात बिगड़ते चले गए। भारतीय उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाने का सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ा, जिनकी उत्पादन लागत अचानक बढ़ गई। फार्मा कंपनियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण भारतीय दवाओं के महंगे होने से झटका लगा। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में अमेरिकी ब्रांड्स को बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्की जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने लगी। आईटी सर्विसेज में लागत बढ़ने से अमेरिकी कॉर्पोरेट्स के प्रोजेक्ट महंगे हो गए और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में भारतीय सप्लायर्स के विकल्प ढूंढना आसान नहीं रहा। धीरे धीरे अमेरिकी बाजार में यह सवाल उठने लगा कि क्या टैरिफ वॉर वास्तव में चीन और भारत जैसे देशों को चोट पहुंचा रही है, या फिर यह खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही बोझ बनती जा रही है। मीडिया में विश्लेषण छपने लगे, थिंक टैंक्स ने चेतावनियां जारी की और बिजनेस लॉबी ने खुले तौर पर ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर यही नीति जारी रही तो अमेरिकी कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी। इसी बीच भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जिस व्यापक ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया, उसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि इसका मतलब था कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भारतीय बाजार और भारतीय उत्पादन से गहराई से जुड़ रही थीं। यह सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं था, यह प्रभाव और भविष्य की वैश्विक आर्थिक संरचना का सवाल था। व्हाइट हाउस के भीतर यह एहसास गहराने लगा कि अगर भारत को अब भी नजरअंदाज किया गया तो अमेरिका दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से हमेशा के लिए बाहर हो सकता है। इसी दबाव में ट्रंप प्रशासन ने बैक चैनल्स के जरिए संकेत भेजने शुरू किए कि बातचीत की गुंजाइश अभी बाकी है, लेकिन उनकी अपेक्षा थी कि पहल भारत की ओर से हो, कि प्रधानमंत्री खुद फोन करें और किसी तरह समझौते की शुरुआत करें। भारत ने यहां भी असाधारण संयम दिखाया। न कोई जल्दबाजी, न कोई बेचैनी, न कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया। यह चुप्पी दरअसल आत्मविश्वास की थी। जब आखिरकार ट्रंप को खुद फोन उठाना पड़ा और मोदी से सीधी बात करनी पड़ी, तो यह सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं थी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में आए बदलाव की स्वीकारोक्ति थी। कुछ ही समय बाद जब यह ऐलान हुआ कि भारत पर टैरिफ घटाकर 18% किया जा रहा है, तो यह फैसला केवल आर्थिक नहीं था, यह राजनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर अमेरिका की पीछे हटने की घोषणा थी। भारत में इस खबर ने एक अलग ही ऊर्जा पैदा कर दी।
राजनीतिक गलियारों में इसे ऐतिहासिक क्षण बताया गया। एनडीए सांसदों ने इसे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और दीर्घकालिक सोच की जीत कहा। संसद में भारत माता की जय के नारे सिर्फ उत्साह का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक थे जो भारत ने वैश्विक मंच पर हासिल किया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में झलकता संतुलन और स्पष्टता यह दिखाती थी कि यह जीत किसी आक्रामकता से नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने से हासिल हुई है। उन्होंने आलोचनाओं का जिक्र करते हुए यह भी संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शोर मचाने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही कदम उठाना। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे आर्थिक दबावों से झुकाया जा सके, बल्कि वह एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो वैश्विक नियमों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के लिए यह एक सबक था कि 21वीं सदी की बहुध्रुवीय दुनिया में पुराने दबाव की रणनीतियां काम नहीं करती, और भारत के लिए यह एक आत्मविश्वास से भरा संकेत कि अगर नीति स्पष्ट हो और धैर्य मजबूत हो तो सबसे बड़ी ताकतों को भी अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह डील सिर्फ आज की जीत नहीं है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है, एक ऐसी आधारशिला जो आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य को परिभाषित करेगी। लेकिन जैसे ही इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में हलचल तेज हुई, विदेशी निवेशकों के बयानों में उत्साह दिखा और सरकार समर्थक खेमे में जश्न का माहौल बना, वैसे ही देश की राजनीति ने भी अपनी परिचित चाल चलनी शुरू कर दी। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शनों की आवाजें गूंजने लगीं। धोखा है, धोखा है जैसे नारे हवा में तैरने लगे, और यह साफ हो गया कि यह डील सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि गहराई से राजनीतिक भी है, क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में हर बड़ा आर्थिक फैसला अंततः राजनीतिक रणभूमि में ही परखा जाता है। विपक्ष का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी सबसे आगे खड़े नजर आए और उन्होंने सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह समझौता किसी आत्मनिर्भर भारत के विजन से नहीं बल्कि विदेशी दबाव में आकर साइन किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह डील इतनी ही ऐतिहासिक और लाभकारी है तो इसे संसद में व्यापक चर्चा के लिए क्यों नहीं लाया गया? देश को पूरी पारदर्शिता के साथ इसके हर क्लॉज के बारे में क्यों नहीं बताया गया? और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने सरकार को इतनी जल्दी में यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? राहुल गांधी का तर्क था कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को किसी भी ट्रेड डील में अपनी शर्तों पर बात करनी चाहिए थी, न कि ताकतवर देशों के एजेंडे के अनुसार। और उन्होंने इसे उसी सिलसिले की कड़ी बताया जिसमें पहले भी बड़े बड़े फैसले बिना पर्याप्त संवाद के थोपे गए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने और भी तीखा हमला करते हुए इसे किसानों के साथ सीधा विश्वासघात करार दिया और दावा किया कि इस समझौते के पीछे असल सच्चाई छुपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी सफाई दे ले, लेकिन सच्चाई यह है कि इस डील के जरिए विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोला जा रहा है, जिससे पहले से संकट झेल रहे भारतीय किसान और ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, लागत, कर्ज और मौसम की मार से जूझ रहा किसान विदेशी सब्सिडी वाले उत्पादों के सामने टिक नहीं पाएगा और इसका नतीजा खेत से शहर की ओर पलायन, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष के रूप में सामने आएगा। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इस डील के चलते भारत को महंगा अमेरिकी तेल और ऊर्जा संसाधन खरीदने पड़ेंगे, जिससे ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने इसे सरकार की कथनी और करनी के बीच का अंतर बताया और कहा कि जो सरकार दिन रात महंगाई कम करने की बात करती है, वही सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो भविष्य में महंगाई को और बढ़ा सकते हैं। इन आरोपों के बीच सोशल मीडिया पर भी दो ध्रुव साफ दिखने लगे। एक तरफ सरकार समर्थक इसे भारत के लिए ऐतिहासिक मोड़ बता रहे थे, इसे निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग बूम का रास्ता कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे आर्थिक संप्रभुता से समझौता और कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने वाला कदम बता रहे थे। सरकार ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ शब्दों में कहा कि इस डील में कृषि क्षेत्र के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है, किसानों को पूरी सुरक्षा दी गई है और किसी भी तरह से विदेशी दबाव के आगे भारत ने घुटने नहीं टेके हैं। सरकार का कहना था कि यह समझौता लंबी बातचीत, विशेषज्ञों की सलाह और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, न कि किसी जल्दबाजी या मजबूरी में। सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि भारत अब उस दौर में नहीं है
जहां वह केवल घरेलू बाजार तक सीमित रह सके। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों, बड़े बाजारों तक पहुंच और वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनना अनिवार्य है, और यह ट्रेड डील उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रधानमंत्री पहले भी कई मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि देश के किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनके साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी राजनीतिक कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़े। सरकार का दावा है कि इस डील में ऐसे सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं जो भारतीय कृषि को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाएंगे और किसानों को नई तकनीक, बेहतर बाजार और अधिक आय के अवसर भी मिलेंगे। सरकार यह भी कह रही है कि इस समझौते से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच पर मजबूती मिलेगी, भारत एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा और इससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, खासकर युवाओं के लिए जो आज कौशल और अवसर के बीच फंसे हुए हैं। निवेश बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नई गति मिलने की बात कही जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घूमेगा और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में और रफ्तार मिलेगी। लेकिन इन तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या यह डील वाकई आने वाले 25 वर्षों में भारत की तस्वीर बदल देगी, या फिर यह भी उन बड़े फैसलों में गिनी जाएगी जिनके लाभ कागजों और भाषणों में तो चमकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते धुंधले पड़ जाते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत में हर बड़ी आर्थिक सुधार प्रक्रिया के साथ आशाएं और आशंकाएं दोनों जुड़ी रहती हैं। 1991 के आर्थिक सुधार हों या बाद के मुक्त व्यापार समझौते, हर बार देश ने जोखिम भी उठाए और अवसर भी हासिल किए। सवाल सिर्फ यह है कि इस बार संतुलन कितना सही बैठाया गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इस डील को एकतरफा सफलता के रूप में पेश किया है, जबकि इसके संभावित जोखिमों पर गंभीर चर्चा से बचा जा रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि हर बदलाव का विरोध स्वाभाविक होता है और समय के साथ ही उसकी असली तस्वीर सामने आती है। संसद के बाहर गूंजते नारों, टीवी स्टूडियो की बहसों और सोशल मीडिया के शोर के बीच आम नागरिक असमंजस में है। एक तरफ उसे विकास, नौकरियों और मजबूत अर्थव्यवस्था का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ किसान, महंगाई और राष्ट्रीय हितों पर खतरे की चेतावनियां सुनाई दे रही हैं। यही लोकतंत्र की जटिलता है, जहां हर बड़ा फैसला सिर्फ आंकड़ों और समझौतों से नहीं बल्कि विश्वास से भी जुड़ा होता है, और सरकार के सामने असली चुनौती यही है कि वह इस विश्वास को कैसे बनाए रखती है। अगर आने वाले वर्षों में निवेश सचमुच बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग जमीन पर दिखती है, किसानों की आय सुरक्षित और स्थिर रहती है और आम आदमी को रोजगार और राहत मिलती है, तो यह डील इतिहास में इसमें एक दूरदर्शी कदम के रूप में दर्ज होगी। लेकिन अगर इसके उलट असमानता बढ़ी, किसान और मजदूर और कमजोर हुए और मुनाफा सीमित वर्ग तक सिमट गया, तो यही समझौता सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक बोझ बन सकता है। फिलहाल इतना तय है कि यह डील सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति, बहस और नीतियों का केंद्र बनने जा रही है, और इसका असली फैसला न तो संसद के बाहर लगे नारों से होगा और न ही सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बल्कि उस जमीनी हकीकत से होगा जो समय के साथ देश के हर नागरिक के जीवन में दिखाई देगी। असल में यह पूरी ट्रेड डील किसी एक दिन, किसी एक बैठक या किसी एक ट्वीट का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह महीनों तक चली एक ऐसी गहरी, शांत लेकिन बेहद आक्रामक रणनीतिक जंग का परिणाम थी, जिसमें भारत ने न तो शोर मचाया, न भावनात्मक बयानबाजी की और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई, बल्कि हर कदम इस तरह रखा गया जैसे शतरंज की बिसात पर कई चालें पहले से सोचकर खेली जाती हैं। जब अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाकर उसे आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा था, जब व्हाइट हाउस से यह संदेश दिया जा रहा था कि भारत को दबाव में लाकर झुकाया जा सकता है, ठीक उसी समय भारत ने दुनिया को यह संकेत देना शुरू कर दिया कि अब उसकी अर्थव्यवस्था किसी एक देश, किसी एक बाजार या किसी एक शक्ति केंद्र पर निर्भर नहीं है। और यही इस पूरे खेल का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि भारत ने पर्दे के पीछे रहते हुए एक के बाद एक वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते खोलने शुरू किए, जिनका शोर शायद मीडिया में उतना नहीं था, लेकिन जिनका असर वैश्विक व्यापार की धुरी को धीरे धीरे खिसकाने लगा। यूरोपियन यूनियन के साथ गहन बातचीत, ब्रिटेन के साथ ब्रेक्सिट के बाद तेजी से आगे बढ़ता ट्रेड फ्रेमवर्क, ओमान जैसे खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स आधारित समझौते, न्यूजीलैंड और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नए आर्थिक साझेदार, ये सब भारत की उस रणनीति का हिस्सा थे जिसके तहत निर्यात को एक दिशा में सीमित रखने के बजाय कई दिशाओं में फैलाया गया।
ताकि किसी एक देश द्वारा दबाव बनाए जाने की स्थिति में भारत के पास विकल्प मौजूद रहें। जैसे जैसे ये नए दरवाजे खुलते गए, वैसे वैसे भारत के निर्यात का स्वरूप बदलने लगा। जहां पहले कुछ सेक्टर्स अमेरिका पर अधिक निर्भर थे, वहीं अब फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए नए और बड़े बाजार उपलब्ध होने लगे। और यहीं से अमेरिका की परेशानी शुरू हुई, क्योंकि उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि भारत वह देश नहीं रहा जिसे केवल टैरिफ बढ़ाकर या धमकी देकर लाइन में लाया जा सके। अमेरिकी नीति निर्माताओं को यह समझ आने लगा कि अगर भारत को लगातार दबाव में रखा गया तो वह न केवल वैकल्पिक बाजारों की ओर और तेजी से मुड़ जाएगा, बल्कि अमेरिका खुद दुनिया के सबसे बड़े उभरते उपभोक्ता बाजारों में से एक से कट सकता है। और यही वह बिंदु था जहां दबाव की दिशा बदलनी शुरू हुई। दिलचस्प बात यह रही कि इस बदलाव की शुरुआत राजनीति से नहीं, बल्कि अमेरिकी कारोबारियों और उद्योगपतियों से हुई, क्योंकि जैसे ही टैरिफ का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा, वैसे ही अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ने लगी। भारतीय दवाइयों पर बढ़े शुल्क का सीधा असर अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ा, जहां पहले से ही इलाज महंगा था, और अब जेनेरिक दवाइयों के दाम बढ़ने से आम अमेरिकी उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा। टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ी, जिसका असर सीधे महंगाई पर दिखने लगा। और आईटी सर्विसेज महंगी होने से अमेरिकी टेक कंपनियों के प्रोजेक्ट बजट बिगड़ने लगे, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे। यही वजह थी कि धीरे धीरे अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा आम होने लगी कि यह तथाकथित ट्रेड वॉर भारत को नहीं, बल्कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है। और जैसे जैसे यह नैरेटिव मजबूत हुआ, वैसे वैसे व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ता गया, क्योंकि अब यह केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं रहा था, बल्कि घरेलू महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और उद्योगों के मुनाफे से जुड़ा सवाल बन चुका था। इसी बीच भारत ने बिना किसी आक्रामक बयान के, बिना किसी सार्वजनिक टकराव के यूरोपीय देशों के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन कर दी, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साफ संदेश दिया कि भारत अब वैकल्पिक बाजारों का सुपर हब बन चुका है, जहां निवेश भी आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन भी विकसित की जा सकती है। यह वह क्षण था जब अमेरिका को साफ दिखने लगा कि भारत के पास अब विकल्प हैं। वह अमेरिका के बिना भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए भारत के बिना आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, बल्कि एक कुशल श्रम शक्ति, टेक्नोलॉजी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यही डर, यही रणनीतिक चिंता और यही आर्थिक गणित अंततः ट्रंप प्रशासन को झुकने पर मजबूर करने लगा, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया कि अगर दबाव की राजनीति जारी रही तो वे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यही वजह थी कि वही राष्ट्रपति जो कुछ समय पहले तक कड़े शब्दों, टैरिफ की धमकियों और आक्रामक बयानों के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, वही राष्ट्रपति अचानक बातचीत के लिए आगे आए। कूटनीतिक भाषा बदली गई, बैक चैनल वार्ताएं तेज हमाई हुई और कुछ ही घंटों में टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया गया, जिसे बाहर से देखने पर भले ही एक तात्कालिक फैसला लगे, लेकिन असल में यह उस लंबी, शांत और बेहद सूक्ष्म रणनीतिक लड़ाई का अंतिम परिणाम था, जिसे भारत ने धैर्य, विविधीकरण और वैश्विक संतुलन की समझ के साथ लड़ा था और जीता था। यह समझौता महज कागजों पर हस्ताक्षर भर नहीं था, बल्कि यह उस गहरी और निर्णायक मानसिक शिफ्ट का प्रतीक था जो बीते एक दशक में भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर दुनिया के भीतर बनी है। क्योंकि आज का भारत वह देश नहीं रहा जो अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुककर अपनी नीतियां बदलता था, बल्कि अब वह अपने हितों को केंद्र में रखकर शर्तें तय करने की स्थिति में आ चुका है। और यही वजह है कि इस डील को केवल एक ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में देखना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। दरअसल यह उस उभरती वैश्विक व्यवस्था का संकेत है जहां शक्ति का संतुलन धीरे धीरे पश्चिम से एशिया की ओर खिसक रहा है और भारत इस बदलाव का केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है। इस समझौते का असर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़ों या जीडीपी ग्रोथ के ग्राफ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा और गहरा प्रभाव आम भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। क्योंकि जब टैरिफ घटेंगे तो भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा। निर्यात बढ़ेगा तो कंपनियों की आमदनी बढ़ेगी, और जब मुनाफा बढ़ता है तो उसका स्वाभाविक असर निवेश, विस्तार और रोजगार पर पड़ता है। नए कारखाने खुलेंगे, पुराने प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, सप्लाई चेन मजबूत होंगी और इसका सीधा मतलब है लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, खासकर उन राज्यों में
जहां मैन्युफैक्चरिंग हब्स तेजी से विकसित हो रहे हैं। यही नहीं, जब वैश्विक निवेशक देखते हैं कि अमेरिका जैसे देश भारत के साथ बराबरी के स्तर पर समझौते कर रहे हैं, तो उनका भरोसा अपने आप मजबूत होता है, जिससे एफडीआई का फ्लो बढ़ता है, डॉलर की आमद बढ़ती है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है और अंततः रुपये को स्थिरता और मजबूती मिलती है। मजबूत रुपया आयातित महंगाई को काबू में रखता है, कच्चे तेल और जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम होता है, जिससे आम आदमी को राहत मिलती है। और यही वह बिंदु है जहां ये डील सिर्फ कॉरपोरेट या सरकार की नहीं बल्कि आम जनता की डील बन जाती है। शेयर बाजार में जब निवेशकों का भरोसा बढ़ता है तो पूंजी बाजार में तेजी आती है, मिडिल क्लास की बचत और निवेश का मूल्य बढ़ता है, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूती मिलती है और देश की आर्थिक रफ्तार को नया ईंधन मिलता है। सरकार जिस टर्निंग पॉइंट की बात कर रही है वह कोई खोखला राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उस दीर्घकालिक विजन का हिस्सा है जिसमें भारत को केवल सस्ते श्रम की वैश्विक फैक्ट्री से निकालकर हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वैल्यू चेन का अहम केंद्र बनाना है। सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि देश अब सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे देश का इस तरह भारत के साथ झुककर समझौता करना इस सच्चाई को रेखांकित करता है कि वैश्विक रणनीति में भारत को अब नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा, खासकर उस दौर में जब चीन के आक्रामक आर्थिक और रणनीतिक विस्तार से पश्चिमी देश खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में भारत न सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार भी है और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देशों में भारत का कद और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वे भारत को एक ऐसे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं जिसने बिना किसी औपनिवेशिक अतीत या सैन्य दबदबे के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहते हुए वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाई है। यह डील चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक रणनीतिक जवाब भी है, क्योंकि इससे वैश्विक सप्लाई चेन का विविधीकरण होगा और कंपनियां चीन पर निर्भरता कम कर भारत की ओर रुख करेंगी, जिससे भारत की सौदेबाजी की ताकत और बढ़ेगी। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर भी भारत की घरेलू राजनीति अपनी पुरानी आदतों से मुक्त नहीं हो पाई है। जहां सरकार इसे राष्ट्रीय आत्मविश्वास और रणनीतिक जीत के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे संदेह, डर और आशंकाओं के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। किसानों के नाम पर डराया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में भर जाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे। महंगाई का भूत खड़ा किया जा रहा है और यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भारत ने दबाव में आकर अपने हितों से समझौता कर लिया है। लेकिन अगर भावनाओं से हटकर तथ्यों को देखा जाए तो अब तक जो विवरण सामने आए हैं उनमें ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिलता कि भारतीय कृषि को संरचनात्मक नुकसान होने वाला है। उल्टा कई कृषि उत्पादों के लिए नए और बड़े बाजार खुलने की संभावना बन रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। एग्री प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, स्पेशलिटी फूड्स और डेयरी जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमता काफी बड़ी है और अगर सही नीतिगत समर्थन मिला तो किसान केवल कच्चा माल बेचने वाला नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जरिए ज्यादा कमाई करने वाला बन सकता है। सच यह है कि हर बड़ा बदलाव अपने साथ अनिश्चितताएं लाता है, लेकिन डर के आधार पर अवसरों को ठुकरा देना आत्मघाती होता है और भारत अब उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है जहां हर वैश्विक समझौते को संप्रभुता के लिए खतरा मान लिया जाता था। यह डील दरअसल भारत की आत्मविश्वास की जीत है, उस आत्मविश्वास की जो कहता है कि हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, अपने हितों की रक्षा भी कर सकते हैं और दुनिया के साथ बराबरी के स्तर पर खड़े होकर सौदे भी कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में जब इसके दीर्घकालिक प्रभाव जमीन पर दिखेंगे, जब रोजगार बढ़ेंगे, निर्यात के आंकड़े नए रिकॉर्ड बनाएंगे और भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम नोड बनेगा, तब शायद आज के कई सवाल खुद ब खुद अप्रासंगिक हो जाएंगे और तब यह समझ में आएगा कि यह समझौता केवल एक आर्थिक डील नहीं था बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भविष्य की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। यह उस नए भारत की पहचान है जो अब भय और दबाव की राजनीति से नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और रणनीतिक दमखम से फैसले करता है। एक ऐसा भारत जिसने इतिहास के लंबे दौर में विदेशी ताकतों की चालों, धमकियों और शर्तों को झेला, लेकिन आज उसी वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए नई शर्तें गढ़ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।